स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू की, जिन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को दो टूक निर्देश दे दिए हैं कि विभाग के अधिकारी ठेकेदारों के लिए काम न करके सरकार के लिए काम करें। आखिर मंत्री के इस निर्देश के आने वाले समय में कितना असर मंत्री के विभागों के अधिकारियों पर पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री के अधिकारियों को दी गई सीख पर बीजेपी कह रही है कि पिछले 1.5 साल से कांग्रेस सरकार में यही चल रहा है। यहां पर ठेकेदार सरकारी अधिकारियों पर हावी होते जा रहे हैं। एनएच, एआई, पीडब्ल्यूडी इनके तमाम की सड़कों के विषय में मैंने निर्देश किए हैं कि ये सभी विभाग के अधिकारी गुणवत्ता को विशेष ध्यान दें और समय सीमा के अंदर पूरा हो। मैंने कहा है कि ठेकेदार के लिए काम हमको नहीं करना है, हमको सरकार के लिए और आम जनता के लिए काम करना है, इसलिए उसमें ध्यान दें। अधिकारियों को ये निर्देश देना कि अधिकारी ठेकेदारों के काम न करें, वो शासन के काम करें। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार हमने ये इस सरकार को चेतावनी दी, सरकार को हमने जगाने का प्रयास किया कि पिछले 1.5 वर्षों से इस सरकार में कहीं भी जो निर्माण के काम है वो नहीं हो रहे हैं, चाहे सड़क के हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे तमाम प्रकार के काम हो, लेकिन किसी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। अर्थात कांग्रेस शासन में जितने अधिकारी हैं वो ठेकेदारों के साथ में संलिप्तता है और ठेकेदारों के कामों को कर रहे हैं। अवधेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अवधेश, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से ये बयान आया गृह मंत्री का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, वो ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ तो गड़बड़ियां हो रही है, ठेकेदार के लिए काम किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऐसा कतई अपने अधिकारियों को नहीं कहते कि ठेकेदार के लिए हमें काम नहीं करना है। मतलब ये कि कल तक शायद ठेकेदार के लिए काम हो रहा होगा। दरअसल लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, गुणवत्ता, समय सीमा और उसके बाद ठेकेदार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, ये कोई पहला मामला छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमने देखा कि समय सीमा के 2-2 साल, 3-3 साल या 4-4 साल बाद भी कोई काम अगर पूरा किया जाता है तो एक्सेलरेशन क्लास के तहत उन्हें बोनस भी देने का जो जिक्र है छत्तीसगढ़ में हो चुका है। मतलब ये कि जिस काम को आज 1 साल में पूरा करना था वो काम अगर 5 साल बाद होता है तो भी उन्हें समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए उपहार स्वरूप उन्हें एक और परसेंटेज दिया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। पिछले 1.5 सालों से जिस तरह से निर्माण कार्य को लेकर लगातार विपक्ष ये आवाज उठाते रही है कि निर्माण कार्य ठप है, गुणवत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं पे निर्माण कार्य हो नहीं रहे। और आज समीक्षा बैठक लेके तमाम विभागों की, लोक निर्माण विभाग से जो जुड़े हुए जो तमाम विभाग है उनसे उनकी बैठक लेके अधिकारियों को ये कहना लोक निर्माण विभाग मंत्री का कि हमको ठेकेदारों के लिए काम नहीं करना है, मतलब ये कि एक बड़ी बात है, ये बड़ा बयान इसे माना जा सकता है कि ये मंत्री ये मान रहे हैं कि ठेकेदारों के लिए काम होता था। लेकिन ठीक है, अगर 18 महीने बाद सरकार के मंत्री, जिम्मेदार मंत्री अगर इस बात को स्वीकार करते हुए अगर ये निर्देश दिए हैं तो समझा जा सकता है कि आने वाले 3.5 साल, 3 साल के भीतर शायद कुछ बेहतर काम हो। लेकिन इस तरह की समीक्षा बैठकें पहले भी हुई है, लेकिन उन समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हें धरातल पे कितना लागू किया गया, इस बात से भी पर्दा उठ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मंत्री ने ऐसा कहा, जो मंत्री ने जो कहा है कि हमको ठेकेदारों के लिए काम नहीं करना है, तो मंत्री को इस बात को भी चिन्हांकित करना चाहिए कि कौन कौन से अधिकारियों के द्वारा या कौन कौन से विभागों के द्वारा किन किन ठेकेदारों के लिए काम किया जा रहा है। और अगर ऐसा कोई चिन्हांकित होता है तो भी उन ठेकेदारों के प्रति भी कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किए जाने के मामले में अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी इससे पल्ला झाड़ते नजर आ रही है तो कांग्रेस बीजेपी को सीख लेने की नसीहत दे रही है। सीएम भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना यानी कि गोबर खरीदी योजना को लेकर आरएसएस ने सीएम का सम्मान किया। संघ की शाखा गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम का न केवल आभार जताया बल्कि पारंपरिक तरीकों से सीएम का सम्मान किया। यह पहला मौका था जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री का आरएसएस ने प्रत्यक्ष रूप से बेहतर काम करने के लिए सम्मान किया। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसका शुरू से गौ के प्रति, गौ माता का जो सम्मान है, और दूसरा कि उसका जो खाद बनाने का, बाकी रोजगार देने का, हो सकता है उनको अच्छा लगा हो,
और इसलिए गए हूं, उसमें मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनका पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी आके मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं गोधन न्याय योजना के नाम पर। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम पर राजनीति करती थी, जो गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करती थी, उसको यह समझना होगा कि सिर्फ गायों का उपयोग सिर्फ मॉब लिंचिंग के लिए नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने नए सिरे से जिलों के प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार प्रभारी सचिवों को महीने में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिले का दौरा करना होगा। राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव हर जिले का दौरा करेंगे, इसका ब्यौरा हर महीने मुख्य सचिव को देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एसीएस रेणु जी पिल्ले को जिला धमतरी, पीएस मनोज कुमार पिंगुआ को जिला सरगुजा और बलरामपुर पीएस डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद और गरियाबंद जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह बाकी के जिलों के प्रभारी सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के एसपी और पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। इन्हें ये सम्मान अपराधों की रोकथाम और खोजबीन के लिए नई तकनीक का उपयोग करने पर दिया गया है। गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और उनकी टीम को शील्ड और शॉल देकर सम्मानित किया। गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को अपराधों पर नियंत्रण रखने, शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, बेमेतरा में पुलिस कंट्रोल रूम बनाने और 3 पालियों में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं रायपुर हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की कॉलोनियों को नगर निगम अभी लेने को तैयार नहीं है। इधर हाउसिंग बोर्ड ने हैंडओवर की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर पूर्व महापौर और सभापति प्रमोद दुबे ने मौजूदा महापौर एजाज ढेबर को कॉलोनी हैंडओवर न लेने की सलाह दी है। वहीं एजाज ढेबर का कहना है कि हैंडओवर करने से पहले विभाग पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहता है कि इन कॉलोनियों में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की तरफ से मेंटेनेंस में कोई कमी तो नहीं है। इसे सुलझाने के लिए हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और नगरीय प्रशासन के उच्च अधिकारियों की कई बार बैठक हुई, लेकिन अब इसे लेकर एक कमेटी बना दी गई। पहली बात, हमने इसमें मना नहीं किया है और ना ही हमने हाँ बोला है। हमने इसमें यह कहा है कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, टीम बनाई जाएगी, जो संबंधित आरडीए और वहाँ पर जितने भी जो पार्षद रहते हैं या फिर जो भी वहाँ पर एमएलए विधायक हमारे हैं, उनको लेकर एक समिति बनाएगी। उसके बाद वहाँ के अधिकारियों को बुलवाया जाएगा। देखिए, वैसे ही पहले नगर निगम के अंडर में 70 वार्ड हैं, वो हम लोग उसी में ही दिन भर मशक्कत करते हैं, उसमें भी कहीं कहीं जगह हम लोग रह जाते हैं। फिर ये नई जगह का आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती होगी। मेरे व्यक्तिगत विचार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को नगर निगम में जो पूर्व में लिया गया था 7-8 साल 10 साल पहले, उसका अनुभव बिल्कुल भी खराब रहा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड अपनी पाइपलाइन कितने वर्ष पहले डाली इसके बारे में वो जानकारी नहीं देती। तुरंत डीडी नगर की अगर हम बात करें तो हैंडओवर होने के बाद 8 करोड़ की पाइपलाइन नगर निगम ने डाली। इधर अंबिकापुर में 108 संजीवनी एम्बुलेंस के आने के बाद से ज्यादातर अस्पताल में पहले वाली एम्बुलेंस धूल खा रही हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने गृह नगर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नया प्रयोग करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक अस्पताल में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाकर बतौर प्रयोग 1 महीने तक उसका संचालन किया जाएगा, जिस पर 1 महीने तक आने वाले डीजल और ड्राइवर का खर्च अस्पताल की जीवनदीप समिति वहन करेगी। इसके बाद उसको 108 संजीवनी के जीपीएस सिस्टम में मर्ज कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस भी यहाँ अस्पताल में खड़े हैं, उनके संदर्भ में भी ये बात हुई है कि जीपीएस सिस्टम लगा के और 1 महीने चला के डीएचएस उसका डीजल के आने जाने का जो पैसा है उसको भी रिएम्बर्स कर देंगे। तो 1 महीने कम से कम इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि यहाँ से वो एम्बुलेंस रेफरल केसेस को ले जाने के लिए, आज 108 की गाड़ियाँ जाती हैं, तो 108 की गाड़ी की जगह ये जो यूरोपियन यूनियन या जो खाली एम्बुलेंस पड़े हैं वो अप डाउन करेंगे और उनका डीएचएस डीजल का खर्चा वापस करेगा। वरना ये पैसा कौन देगा,
उसके चलते ये रुका हुआ था। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करतूत से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस एक्टिव है। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस अब उन हिस्ट्री शीटर बदमाशों की सूची खंगालने में जुटी है जो पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर बदमाश के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर संभाग के सभी जिलों में लगभग 80 के आसपास निगरानी शुदा और हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। इन सभी के बारे में पुलिस पतासाजी करने में जुटी है कि वर्तमान में वो कहां हैं और किस तरह का उनका नेटवर्क है। बस्तर संभाग में जो शहरी इलाका में या ग्रामीण क्षेत्र में जो आपराधिक जो गतिविधि में सम्मिलित जो लोग हैं उनके ऊपर बस्तर पुलिस ने हिस्ट्री शीट बना कर रखा है, तो उनके ऊपर एक अपना पुलिस मैनुअल के अनुसार जो भी निगरानी रखना चाहिए वो सब प्रावधान के अनुसार हम कार्रवाई करें ताकि इन आपराधिक तत्वों के कारण से इलाके में किसी प्रकार का कोई आपराधिक घटना निर्मित ना हो। ये सब चीज़ों के लिए लगातार हम लोग पुलिस अधीक्षक को अन्य जो अपना अधिकारी कर्मचारी का समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए थे और इसका पालन भी की जा रही है। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एमपी में सप्ताह में 1 दिन पूरा लॉकडाउन रहने वाला है। सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक में इस बात के निर्देश दिए। सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा फैसला सरकार ने कोरोना को देखते हुए लिया है। मध्य प्रदेश में सप्ताह में 1 दिन लॉकडाउन किया जाएगा। सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर इस वक्त है राजधानी रायपुर से। अमित जोगी में कोरोना के लक्षण मिले हैं। ये बड़ी खबर, अमित जोगी ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। बुखार, गले में खराश, सिर दर्द की शिकायत, शरीर दर्द की शिकायत उन्हें है जो कि 14 दिनों के लिए रायपुर में ही क्वारंटीन रहेंगे। तो अमित जोगी, इनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं और अमित जोगी ने खुद को ऐसे में होम क्वारंटीन कर लिया है। इन्हें बुखार, गले में खराश, सिर और शरीर दर्द की शिकायत इनमें सामने आई है। अब जोगी 14 दिनों के लिए रायपुर में ही क्वारंटीन रहेंगे। इधर रायपुर में बगैर मास्क से चलने वालों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम की टीम एक अभियान चला रही है और इस कड़ी में 850 से ज्यादा लोगों का चालान अभी तक किया जा चुका है। हालांकि ज्यादातर लोग सड़क पर मास्क पहने और नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे ही लोगों के खिलाफ रायपुर में आज 6 जगहों पर अभियान चलाया गया। वहीं रायपुर के रावा भाटा इलाके में इंडियन इस्पात फैक्ट्री में हुए हादसे में 13 मजदूर झुलस गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों का इलाज रायपुर के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा है। यह घटना मंगलवार की है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पूरे हादसे को दबाए रखा। कंपनी में अचानक क्रेन का एक हिस्सा टूटकर लोहा गलाने वाली मशीन में जा गिरा, जिससे कि बड़ा विस्फोट हुआ और 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर मजदूरों से काम लिया जा रहा था। घटना को प्रबंधन दबाने में लगा रहा। हालांकि मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। 7/20 को इंडियन इस्पात कंपनी रावभाटा में 4:15 बजे सुबह हादसा हुआ। वहाँ पे तो वहाँ कृष्णा राव जो ऑपरेटर है क्रेन का, वो लेडल में लोहे का पिघला हुआ लिक्विड ले करके फर्निश से और CCM में डालने जा रहा था। तभी जो है लेडल नीचे गिरा, जिससे जोर का ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री की छत की सीट वगैरह उड़ गई। वहाँ आसपास काफ़ी तेज आवाज़ हुआ था। घटना से लोहे का पिघला हुआ लिक्विड जो है इधर उधर फैल गया था। पास में लगा हुआ शीशा टूट गया था। जैसे कंपनी के 13 वर्कर जो है इसकी चपेट में आए, जिन्हें कुछ लोग जल गए, कुछ को चोटें आई, जिन्हें तत्काल जो है ओम अस्पताल रायपुर ले जाकर के भर्ती कराया गया है।
रायपुर के तेलीबांधा थाने में कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया। यहां पर टीआई समेत पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन पर रखा गया है। तेलीबांधा की रिपोर्ट अब कुछ दिनों तक खमराडीह थाने में लिखी जाएगी और उसी इलाके में पुलिसिंग भी होगी। राजधानी में इससे पहले मंदिर हसौद, पुरानी बस्ती और खमतराई थाने को भी सील किया जा चुका है और अब संक्रमण के खतरे की वजह से तेलीबांधा थाने को भी सील किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए भिलाई दुर्ग में अस्पताल संचालित करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत 7 चिकित्सालयों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेजों को पेश करने के लिए कह दिया गया है। निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो फिर नर्सिंग होम को बंद करवाने की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत नंदिनी नर्सिंग होम अहिरवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल विनोबा नगर, जुनवानी भिलाई, सिद्धि विनायक अस्पताल भिलाई 3, नवजीवन अस्पताल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन ज्योति अस्पताल नंदिनी रोड, जामुल और साईं कृपा अस्पताल पाटन का नाम शामिल है। इधर बीती रात रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात हुई थी। हिस्ट्री शीटर सलमान गिट्टी ने मामूली विवाद के चलते अपने गुर्गों के साथ मिलकर बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक युवक विनेश सेंद्रे पर चाकू से वार कर दिया। हमले में घायल विनेश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजगहन थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। इधर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ और केल्हारी थाना पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों थाना पुलिस ने अलग अलग नाकेबंदी और वाहन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस को इतला मिली थी कि कोरिया से बड़े गांजों की खेप मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाली है। इसके बाद मनेंद्रगढ़ और केल्हारी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से 5 आरोपियों से 201 किलो गांजा बरामद किया। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जाती है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक पिकअप वाहन, एक बोलेरो, एक बाइक जब्त की है। पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक सूरजपुर जिले के रामानुजनगर का रहने वाला है। वहीं 4 आरोपी चिरमिरी के डोमन हिल के बताए जा रहे हैं। कोरबा में स्नेक रेस्क्यू टीम ने सांप के जोड़े को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल ये पूरी घटना सीएसईबी कॉलोनी की है, जहां पर 2 धमना सांप के जोड़े को लोगों ने देखा, जिसके बाद लोगों ने तत्काल स्नेक रेस्क्यू टीम को इतला की। इसके बाद सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़ा और तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। इधर कोंडागांव जिले के मोहनबेड़ा गांव से एक प्रसूता को कावड़ के जरिए सड़क तक लाना पड़ा। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से 102 मेहतारी एक्सप्रेस वाहन नहीं पहुंच पाई। इसके बाद दर्द से कराह रही प्रसूता को ग्रामीण कावड़ पर रखकर सड़क तक ले गए। गौरतलब है कि मोहनबेड़ा गांव के पास ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का गांव है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।